गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस प्रोग्राम में। जैसा कि हमारा प्रयास रहता है कि आप सभी लोगों को डिएक्शन के बारे में नित नई जानकारियां हम दें और नित नए बातें आपको हम बताएं। तो आज हमारा एक ऐसा ही प्रयास, छोटा सा प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं आपके सामने, कि आज जिस शख्सियत को हम लेकर आए हैं वो आपको डिएक्शन की आयुर्वेदा सीरीज के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, उनके बारे में आपको एक मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। कि छोटा सा इसलिए मैं कहूंगा परिचय, क्योंकि अगर मैं उनका परिचय देना शुरू करूंगा तो शायद मुझे इस प्रोग्राम को कल रात तक परिचय में ही बदलना पड़े, क्योंकि ऐसी शख्सियत हैं वो जब भी हमें जरूरत हुई, जब भी हमें डिएक्शन परिवार को खड़े हुए, उन्होंने हर जगह पे, हर क्षण पे मदद करने की कोशिश करी, जिससे कि डिएक्शन और डिएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर खुशहाल बन सकें। तो दोस्तों, मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि मैं अभी नेपाल में हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इश्यू है, तो मैं भी हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत कट के आए, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत है वो इतनी बेहतरीन शख्सियत है कि उनके बारे में मैं आप जितनी तारीफ कर सकूं, वो मेरे को लगता है कि सूरज के आगे एक दिया दिखाने वाली बात होगी। सर, आपने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के लुल्लो कैसल स्कूल से नंबर 1 से आपने की, और दिल्ली के स्कूल से पढ़ने के साथ साथ सर आपने आयुर्वेदा में अपना कैरियर चुना, और आप आयुर्वेदा में आज के समय में आपने चीफ मेडिकल ऑफिसर और साथ में आपने एनएफएसजी कम मेडिकल सुपरिटेंडेंट एट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में आपने काम किया गवर्नमेंट के साथ। बहुत सारी आयुर्वेदिक पॉलिसीज में, आयुर्वेदा की आयुष की पॉलिसी में सर आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर आपके रोज हर हफ्ते मैं देखता हूँ कम से कम 2 या 3 आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं, रेपुटेड न्यूज़पेपर में आते हैं, जैसे आपका दैनिक जागरण हो गया, राष्ट्रीय सहारा हो गया, हिंदुस्तान हो गया, नवभारत हो गया, अमर उजाला हो गया। तो आप लगातार एक्टिव रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव हैं। अभी आप सर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं एवीपी हॉस्पिटल प्रशांत विहार दिल्ली, आयुर्वेदा विंग है, और आप इन सभी आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स के आप एक हेड हैं। और आप दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी आपकी सलाह आप देते हैं समय समय पे, आयुर्वेद से रिलेटेड, आयुर्वेदिक चीज़ों से रिलेटेड और आयुर्वेदिक जो हमारी पद्धतियां हैं उससे रिलेटेड आप हमेशा अपना एक स्टैंड क्लियर करके चलते हैं। आपने अभी एलोवेरा के ऊपर भी जो बात आई थी, तो आपने भी अपना एक बहुत बेहतरीन स्टैंड लिया था। जो एक मिथ चला था तो उसके अंदर आपको बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जो मैंने पढ़ा भी था। तो मैं इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की जो शख्सियत है वो कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है, मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है। इनका टाइम हमें मिलना भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं आप सभी डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर, डिएक्शन नेटवर्क्स, देश विदेश से जो लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इन सभी लोगों को, ऑफ कोर्स इंडिया और श्रीलंका, इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जितने भी आपके कंज्यूमर हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, तुरंत उनको ये लिंक शेयर करिए और इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि आज उनके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव आने वाला है। क्योंकि आज का जो सेशन है वो इस फील्ड के एक्सपर्टाइज, इस फील्ड के एक महारथी के द्वारा आज लिया जाना है, दिया जाना है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारे काम छोड़ के, मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल के आप अपने नोट्स उठाएं, अपनी नोटबुक उठाएं, नोट करें। आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, उसको भी लिखें। कोशिश करेंगे अंत में हम डॉक्टर साहब से 1 या 2 या 4 क्वेश्चन हम उठा के आपका जवाब दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आरपी पराशर जी का। सर, आपका आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक, माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अपने माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज। या सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार जी। तो सर, जैसे कि सभी को मैंने बताया कि आप आयुर्वेद के एक बहुत ही सुलझे हुए और एक बहुत ही अनुभवी आप डॉक्टर हैं, साथ साथ आप एक बहुत मेंटर हैं। आपके साथ बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो आपसे प्रशिक्षण लेके आज इस आयुर्वेदा की फील्ड में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो सर, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे डिक्सन ने भी आयुर्वेदा सीरीज में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं,
तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन हब्स के बारे में आपसे जानकारी अपेक्षित है। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, देश विदेश से आपको देख रहे हैं। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी आप शुरुआत करें। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय बैकएंड टीम काइंडली शो द फर्स्ट पोस्टर ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले गिलोय की बात आपने करी है, और गिलोय पिछले 2 साल में कोरोना काल के दौरान शायद पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गिलोय से परिचित ना हुआ हो, क्योंकि गिलोय अपने आप में एक संपूर्ण औषधि, एक कंप्लीट, एक परफेक्ट मेडिसिन है। और कोरोना काल में हमने देखा कि गिलोय का प्रयोग एक इम्यूनोमोडुलेटर दवा के रूप में हुआ है, और एक अकेली मेडिसिन, बाकी मेडिसिन एक तरफ रही और गिलोय अकेली एक तरफ रही है इम्यूनोमोडुलेशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहली बात यह है कि गिलोय के गुण क्या क्या हैं। 3 दोष माने जाते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। और बहुत कम ऐसी दवाइयां हैं, बहुत कम ऐसी औषधियां हैं जो कि तीनों दोषों पर काम करती है। तो गिलोय भी उनमें से एक है। त्रिदोष हरे, ये वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करती है। और इसके साथ साथ जो इसके अपने गुण हैं, ये बैक्टीरिया को खत्म करती है, ये वायरस को खत्म करती है, ये फंगस को खत्म करती है। तो ये 3 ही तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कि बीमारी को पैदा करते हैं, और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तीनों पर काम करती है। तो अपने आप में ये इम्यूनिटी तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, साथ में अगर आपको बीमारी हो भी गई है, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो, तो उसको भी जल्दी से जल्दी ठीक करती है। और अगर हम नियमित रूप से गिलोय का सेवन करें, एक निश्चित मात्रा में, एक ऐसी मात्रा जो कि डॉक्टर्स के द्वारा उचित बताई गई है, तो हमें बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो गिलोय के प्रयोग से इतनी रहेगी कि अगर हमारे शरीर में बीमारी का कीटाणु चला भी गया है तो वो जाके खत्म हो जाएगा, वो बीमारी को पैदा नहीं कर पाएगा। इसके जो और गुण हैं, दीपन है, पाचन है, अनुलोमन है, रक्त शोधक है, रक्तवर्धक है। तो ये रक्त की शुद्धि भी करती है, ब्लड प्यूरिफायर है, और रक्तवर्धक यानी ब्लड को बढ़ाती भी है। तो जब ब्लड सेल्स को बढ़ाएगी, जैसे अगर हम बात करते हैं, आजकल डेंगू का मौसम भी चल रहा है, तो डेंगू में चूंकि ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, मलेरिया चला, मलेरिया में भी ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, तो ये ब्लड सेल्स को बनाती है और इस तरह से खून को बढ़ाती भी है। ये कृमिघन, जितने भी तरह के और कीड़े हमारे शरीर में हो सकते हैं, पेट के कीड़े हैं या और तरह की जितने भी कृमि जिनको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, उनको खत्म करती है। ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है। और अगर किसी लेडी को, बच्चे को दूध पिलाना है और उसका दूध कम उतर रहा है, तो ये बच्चे के लिए दूध को भी बढ़ाती है। स्तन्य शोधन और स्तन्य जनन बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में इसको। अगर दूध में कुछ कमी भी है तो ये उस दूध में उस कमी को दूर करती है, माता के दूध में। स्तन्य शोधन इस तरह से हम कहेंगे। वेदना स्थापन, यानी अगर कहीं शरीर में दर्द है तो ये पेन किलर का काम भी करती है। ये हृदय है, यानी ये हृदय के लिए भी बहुत अच्छी है। और हृदय की धड़कन है नियमित हो, हृदय के वाल में कहीं कोई गड़बड़ी हो, तो ये हृदय की सारी बीमारियों में काम आती है। इसके अलावा अगर अजीर्ण हो, यानी आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो, आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही हो, आपको एसिडिटी हो रही हो, आपको दस्त लगे हुए हो, आपको ऐसे दस्त जो कि कभी पतले हो, कभी लेकिन जो है सख्त आ रही हो, या कोई रक्त विकार हो, कोई विद्रधि यानी कोई ऐसा घाव हो पुराना जो ठीक नहीं हो पा रहा हो,
या आपको यूटीआई की शिकायत हो, आपके पेशाब में जलन हो, स्वपन दोष की शिकायत हो, आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कहीं भी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, अगर आपको कहीं सूजन हो गई है और अगर कोई घाव बन गया है उसमें पस पड़ गई है, वो ठीक नहीं हो पा रही हो, तो इन सभी में गिलोय जो है वो अमृत की तरह काम करती है। तो जितनी बीमारियां मैंने बताई हैं तकरीबन सभी को कवर किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गिलोय एक संजीवनी की तरह काम करती है। आयुर्वेद की ये जो देन है ये सभी ने देखा इसके दौरान, महामारी के दौरान, कोरोना के दौरान, कि किस तरीके से इसने लोगों को बीमारी से बचाया है और जो बीमार है उनको बीमारी से ठीक करने में मदद करी है। तो ये संजीवनी बूटी है एक तरह से, और अगर हम इसको स्वस्थ रहते हुए भी इसका उपयोग करेंगे तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखेगी, और अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो हमारी बीमारी को ठीक करेगी। गिलोय के बाद हम आते हैं काला जीरा, ब्लैक क्यूमिन पे। तो ब्लैक क्यूमिन जो है बेसिकली वो भी कृमिनाशन का काम करता है, यानी अगर शरीर में कहीं पेट में कीड़े हैं उनको ठीक करता है, स्तन्य जनन का काम करता है। जैसे गिलोय के बारे में मैंने बताया था कि अगर किसी स्त्री को बच्चा पैदा होने के बाद दूध कम उतर रहा है तो काली जीरी जो है देने से दूध पर्याप्त मात्रा में उतरता है। अग्नि प्रदीपक, अग्नि बेसिकली जो आयुर्वेद की एक कॉन्सेप्ट है कि हमें सारी बीमारियां अग्नि के कम होने से शुरू होती हैं। बेसिकली अग्नि जो है वो पर्यायवाची है मेटाबॉलिज्म का, यानी किसी भी वजह से अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, हमारे मेटाबॉलिज्म में कहीं कोई गड़बड़ी आ रही है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द है, दस्त लगे हैं, अजीर्ण हो गया है, अपच हो गई है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो इन सब में काली जीरी का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये दर्दनाशक भी है, सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उसमें सारे इस तरह के दर्द में अच्छा काम करती है। इसके अलावा डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करती है ये, जिनकी शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा दवाइयों के बाद भी, अगर हम काली जीरी का सेवन कराएंगे तो उनका डायबिटीज का जो अनकंट्रोल्ड है, जो शुगर लेवल उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसको बहुत जल्दी कंट्रोल करेगी ये। इसके अलावा किडनी के रोगों पर भी बहुत अच्छा काम करती है। क्रिएटिनिन गड़बड़ हो रही है, यूरिया गड़बड़ हो रहा है, किडनी में सूजन आ गई है, किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, किडनी के फंक्शन गड़बड़ हो गए हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है किडनी की सभी बीमारियों में ये। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को मैंने बताया बूस्ट करती है ये, और ये वजन घटाने में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो सीधी सीधी बात है कि जो एक्सेस फैट होगा बॉडी में उसको ये कम करेगी और इस तरह से वजन को घटाएगी। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, इन दो में बहुत अच्छा काम करती है, यानी डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स। आजकल ये दो सबसे ज्यादा प्रचलित बीमारियां हैं, और इन दोनों में अकेली काली जीरी का रोल ही महत्वपूर्ण है कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करेगी, बढ़े हुए शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करेगी। इस तरीके से हम कहेंगे कि भाई काली जीरी जो है, काला जीरा जो है, कलौंजी जो है, ब्लैक क्यूमिन सीड्स जो है, वो एक तरह से अमृत का काम करेंगे हार्ट डिजीज में और डायबिटीज में। इसी तरीके से अगर बालों में सफेदी आनी शुरू हो गई है तो सफेद बालों को भी ये काला करेगी, मतलब उनमें दोबारा से बालों की जड़ों में काम करेगी और उनमें जान आनी शुरू हो जाएगी, जिससे सबको बाल काले आने शुरू हो जाएंगे और रीजनरेशन ऑफ हेयर भी होगा, यानी ये जो बाल हैं जिनके उड़ गए हैं वो भी दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। अब त्रिफला की बात आती है। त्रिफला में 3 जड़ी बूटियां मिली होती हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो जब हम त्रिफला की बात करते हैं तो त्रि माने 3 फल, तो ये तीनों फल हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तो इन तीनों का मिश्रण है ये, और सदियों से हम इसको प्रयोग करते आए हैं। एक तो लैक्सेटिव के रूप में,
पेट साफ नहीं हो रहा हो, कब्ज हो रही हो, डाइजेशन नहीं हो रहा हो, तो त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि इसमें जो 3 चीजें हैं उनको हम एक एक करके लेंगे। अब सबसे पहले हरड़। हरड़ की महिमा आयुर्वेद में माता के रूप में बताई गई। जैसे माता बच्चे की रक्षा करती है, बच्चे के लिए माता हर जतन करती है, उसी तरह हरड़ या हरित की वो माता की तरह है मनुष्य के लिए, और वो हमारी हर बीमारी को अच्छा करने में सक्षम है। 6 ऋतुएं आयुर्वेद में बताई गई हैं, और 6 की 6 ऋतुओं में हरड़ का प्रयोग अलग अलग अनुपान के साथ बताया गया। अनुपान यानी उसको किस चीज के साथ सेवन करना चाहिए। तो हर ऋतु में हरड़ का प्रयोग अलग अलग अनुपान के साथ बताया गया, ताकि उस ऋतु में जो बीमारियां हो रही हैं उस अनुपान के साथ हरड़ उन सबको सब ठीक करने में सक्षम है, अकेली हरड़। और जिनको किसी भी तरह की पेट की शिकायतें हैं, चाहे वो पेट में दर्द है, खासकर बच्चों में हमें याद है कि माताएं, दादियां, जब बच्चे को पेट दर्द हो जाता था, बच्चे को दस्त लग जाते थे, बच्चे को उल्टी आने लगती थी, तो सिर्फ एक हरड़ से ही बच्चों की सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी। आपको याद होगा कि हरड़ को सिलबट्टे पर घिसके और 1 चम्मच पिला देते थे। किसी को उल्टी आ रही है, बच्चे को उल्टी बंद हो जाती थी, किसी को दस्त लगे हुए दस्त बंद हो जाते थे, किसी को अफारा हो रहा है, अफारा खत्म हो जाता था, किसी को भूख नहीं लग रही है, भूख लगनी शुरू हो जाती थी। तो एक अकेली हरड़ में इतने गुण हैं। इसके बाद दूसरा इसमें आंवला। आंवला आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण फल के रूप में, इम्यूनोमोडुलेटर के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, और विटामिन सी के साथ साथ और भी जो इसमें मिनरल्स और अलग अलग जो विटामिन पाए जाते हैं, सर्दी के दिनों में अपने आप में ये सक्षम है सभी बीमारियों से मुकाबला करने के लिए। जितना सस्ता है आंवला, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। आयुर्वेद ये कहता है कि जो चीज ताजी जिस रूप में मिले, उससे अच्छा उसका प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा गुण होते हैं। तो आजकल जैसे आंवला ताजा मार्केट में अवेलेबल है, हमें आंवला ताजा खाना चाहिए। जब आंवला नहीं मिलता है तो हम उसका मुरब्बा खा सकते हैं, हम उसकी कैंडी खा सकते हैं, हम उसका चूर्ण खा सकते हैं। इस तरह अलग अलग रूपों में आंवला आज की तारीख में बाजार में उपलब्ध है। तीसरा है बहेड़ा, विभितक। इसके जो गुण है, ये खासकर लंग्स पे काम करता है। खांसी है, जुकाम है, बलगम जम गया है, श्वासकाश जो आयुर्वेद की भाषा में हम बोलेंगे, उन सब पे बहुत ही अच्छा काम करता है बहेड़ा। तो इन तीनों का जो मिश्रण है त्रिफला, यानी एक एक करके हमने देखा कि एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, ये एंटीवायरल भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, ये भूख को बढ़ाता है, ये पाचन करता है, ये पेट के रोगों को खत्म करता है, पेट के कीड़ों को खत्म करता है, ये कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। और त्रिफला के बारे में बताया गया आयुर्वेद में कि अगर त्रिफला की 1 चम्मच हम रोज रात को लें तो ये रसायन की तरह काम करता है। रसायन कहा जाता है एक तरह से कि वो शरीर के लिए, सब शरीर को बनाने में, जिसको हम कहेंगे रिजुविनेशन, उसके लिए काम करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और रिजुविनेशन भी करता है। क्योंकि जब आपको कब्ज है और कब्ज आपकी खत्म हो जाएगी तो आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी, आपकी बॉडी शुद्ध हो जाएगी, डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। और उसके बाद जब हम आपको देंगे, आगे चालू रखेंगे, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के बाद फिर वो आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने का काम करेगी, आपकी शरीर के पुनर्जीवीकरण का काम करेगी। यानी आपके शरीर में नया टिश्यू बनेगा, आपके शरीर में नए ऊर्जा आएगी, आपके शरीर में नए उत्साह आएगा, और आप पे एक ऐसी एनर्जी पूरे जीवन भर बनी रहेगी जिससे आप हमेशा चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, और आपको कोई रोग
निकट नहीं आ पाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों इम्यूनोमोडुलेटर त्रिफला में मौजूद है। इन दवाओं के बाद हम आगे चलते हैं अश्वगंधा पर। इसका दूसरा नाम साधारण भाषा में असगंध है। असगंध इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें से अश्व यानी घोड़े जैसी स्मेल आती है, गंध आती है। लेकिन इसका जो दूसरा है, अश्व से जो हम मानते हैं कि अश्व को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, सबसे ऊर्जावान प्राणी माना जाता है। और हम जो मशीनों की पावर को नापते हैं उसको हॉर्स पावर में मापते हैं। यानी हॉर्स, अश्व अपने आप में, घोड़ा जो है वो सबसे शक्तिशाली प्राणी है इस पृथ्वी पर। तो इस अश्वगंधा के सेवन से हम बिल्कुल अश्व जैसे हो जाएंगे इसके प्रयोग से। यानी इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आ जाएगी कि हम पूरे जीवन भर कभी हमें बुढ़ापे की प्रतीति नहीं होगी, हमें बुढ़ापे का एहसास नहीं होगा और हम हमेशा जवान बने रहेंगे। तो आयुर्वेद में जो इसके गुण बताए गए हैं, ये दीपन है, पाचन है, अनुलोमन है, रसायन है, बल है, शोथन है, वाजीकर है। यानी दीपन यानी ये भूख को बढ़ाता है और खाए हुए भोजन को उसका पाचन करता है, उसको हजम करता है। अनुलोमन यानी कुछ लोगों को, जैसे आजकल आमतौर पे लोगों को गैस की समस्या है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो ये अनुलोमन का काम करता है। यानी खाए हुए भोजन को पचाकर ये शरीर से सफाई की तरफ लेकर जाता है, यानी उसको शरीर से बाहर निकालने तक की भूमिका निभाता है। हृदय यानी ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को दिल कमजोर हो गया है, जिनकी धड़कन बार बार कम हो जाती है, एनीमिक हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये शरीर के लिए तो फायदेमंद है ही, ये मस्तिष्क के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। और अब देखते हैं कि ये पेट पे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये हृदय रोगों भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये हमारे इस पर फेफड़ों पर भी अच्छा काम कर रहा है। तो उसके साथ साथ जो मस्तिष्क जन्य जो बीमारियां हैं, चाहे वो नींद का कम आना है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो स्ट्रेस है, इन सब पे बहुत ही अच्छा काम करता है अश्वगंधा। यानी एक अश्वगंधा आप औषधि लेंगे और वो काम कितने करेगी, आपके माइंड पर भी, आपकी बॉडी पर भी। आपको इससे नींद भी आएगी, आपका स्ट्रेस यानी आपका तनाव दूर होगा, आपको एंजाइटी यानी चिंता नहीं रहेगी, और डिप्रेशन आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये आपको डिप्रेशन में जाने से रोक देगा। तो ये शरीर और दिमाग दोनों को चुस्त दुरुस्त रखता है और बहुत हम कहेंगे कि सस्ती सी ये औषधि है, लेकिन काम ये जितना करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है बॉडी से। और इसके अलावा जितने भी हमारे जो नाड़ियों से संबंधित हैं, जो नर्व से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आमवात है, संधिवात है, पक्षाघात है, अर्दित है, यानी ओस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस है, पैरालिसिस है, फेशियल पाल्सी है, शियाटिका यानी ग्रिड्रिस है, जिसमें कमर से दर्द शुरू होकर पूरे पैर में दर्द होता है, कटीशू यानी आपकी कमर में दर्द है, ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया यानी जिन लोगों के वीर्य में स्पर्म नहीं बनते हैं या स्पर्म कम होते हैं, जिसके वजह से वो गर्भाधान नहीं हो पाता है उनके पार्टनर का, तो शुक्र को बढ़ाने में, शुक्र के जो अणु है, शुक्राणु को बढ़ाने में अश्वगंधा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ऐसे केसेस में
जहां हमारे पास पेशेंट आते हैं कि शादी को काफी समय हो गया है और गर्भाधान नहीं हो रहा है, और जब हम टेस्टिंग कराते हैं हम देखते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है या स्पर्म्स की क्वांटिटी बहुत कम है, तो उसके लिए हम अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। कई बार ये होता है कि किसी वजह से स्पर्म्स बन भी रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, कुछ में पस है, कुछ में शेप ठीक नहीं है, कुछ में उनकी फॉर्म ठीक नहीं है। तो इन सारे तरह के स्पर्म्स के जो गड़बड़ियां हैं उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा करते हैं। और जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, आयुर्वेद के जो हम चिकित्सक हैं, हम अश्वगंधा को सबसे पहले ऐसे कामों में प्रयोग करते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। विशेष बात यह है कि सस्ता होने के साथ साथ इसके जो प्रभाव है वो महंगी महंगी दवाइयों से भी ज्यादा है। अश्वगंधा के बाद हम आगे चलते हैं नीम पर। नीम के बारे में किसी को विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बचपन से हम नीम के आसपास रहते आए हैं, नीम के आसपास खेलते आए हैं, नीम की छाया में बैठते आए हैं, नीम की दातुन करते आए हैं, नीम के पत्तों को चबाते आए हैं। और जब ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि रक्त विकार बढ़ जाते हैं, जबकि स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो हम देखते आए हैं कि किस तरह हमारे बुजुर्ग नीम की कोपल खाकर अपने आप को ठीक रखते हैं या बीमारी हो जाए तो ठीक करते हैं। तो ये सारे गुण तो हमें पता ही है नीम के। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि हमें नीम के पत्तों को तोड़कर उसका रस निकालकर खाना है तो उतना समय नहीं है। कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, नीम के पत्तों को उबाल कर उस पानी से नहाना है, वो समय हमारे पास नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन डीएक्सन जैसी बहुत सी कंपनियों हमें दिया है कि वो कैप्सूल या टैबलेट की फॉर्म में नीम के सारे गुण ले आए हैं और हमें उसके लिए ना नीम तोड़ने की जरूरत है, ना उसको पीसने की जरूरत है, ना उसका रस निकालने की जरूरत है और ना ही उससे नहाने की जरूरत है। ये सारे काम नीम की गोली या नीम के कैप्सूल ने कर दिए हैं। ये पित्त और कफ शामक, आमतौर पर ऐसी दवाइयां कम होती हैं क्योंकि पित्त और कफ एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो ऐसी दवाइयां कम होती हैं कि जो एक ही समय में पित्त का शमन भी करें और कफ का शमन भी करें। तो नीम पित्त शामक होने के साथ कफ शामक भी है। ये इसकी सबसे बड़ी जो है खासियत है, सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है। और काफी बीमारियों में चूंकि हम मानते हैं आयुर्वेद में कि किसी एक दोष की प्रधानता हो जाती है, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, लेकिन उसको एक को जब हम बैलेंस करते हैं तो एक को घटाना होता है, दूसरों को बढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पर नीम में जो फायदा है कि पित्त और कफ दोनों का ही शमन करता है। तो एक ही समय में अगर हमें ऐसी कोई बीमारी है कि जिसमें पित्त भी बढ़ा हो और कफ भी बढ़ा हुआ हो, तो हम दोनों को एक साथ एक ही सिंगल ड्रग से ठीक कर सकते हैं। ये ठीक है कि भाई कड़वा होता है और अगर हम इसकी कोपल खाएंगे या इसका रस पिएंगे तो कड़वा लगेगा, लेकिन जब हमने इसकी गोली बना ली है या कैप्सूल बना लिया है तो सबसे बड़ा फायदा इसमें यही है, गोली और कैप्सूल में, कि हम वो कड़वी चीज जो एक खासकर बच्चे नहीं ले पाते हैं, हम उसको गोली या कैप्सूल के फॉर्म में ले लेते हैं और इजीली ये शरीर के अंदर चला जाता है बगैर उस कड़वेपन के अनुभव के। यानी गोली या कैप्सूल की फॉर्म में आने के बाद तो सब अब इसके जो प्रयोग हैं वो अच्छे ही अच्छे हैं, वो मीठे ही मीठे हैं। कड़वाहट जो है, वो जो स्वाद की थी वो उसकी खत्म हो जाती। ये घाव अगर कहीं हो जाए जहां पर कोई दवाइयां असर नहीं कर रही हो,
जहां पर पस खत्म होने में नहीं आ रही हो, जहां पर कीड़े पड़े हो घाव में, ऐसे घाव में नीम काम करता है। नीम का तेल काम करता है। नीम का अगर हम कैप्सूल या गोली खाएंगे तो वो हमारे इन सारे तरह की समस्याओं को ठीक करने में सक्षम है। हमें शोथ हो गया, सूजन हो गई है, और ऐसे पुराने घावों में अक्सर सूजन हो जाती है, वहां पर पस खत्म होने का नाम नहीं लेती है। हम दवाइयों पे दवाएं खाते रहते हैं, लगाने की दवाएं लगाए रहते हैं, पर वो ठीक होने में नहीं आते हैं। तो उसके लिए नीम सबसे अच्छा है। इसके अलावा यकृत के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग आराम पसंद हो गए हैं, हाथ पैर नहीं हिलाते हैं, नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, और खाने में कभी नहीं छोड़ते। यानी खाने में तो सुबह से शाम तक खाते ही रहते हैं। उससे क्या है, लोगों में मोटापा बढ़ गया है, लोगों के लीवर में सूजन आ गई है। जब प्रॉब्लम बढ़ती है, लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, जब स्कैन कराते हैं तब पता लगता है फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2। तो नीम इन सब में बहुत अच्छा काम करता है, और क्योंकि वो भूख को भी बढ़ाता है, वो मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, उसके साथ साथ लीवर में जो फैटी सेल्स आ गए हैं, लीवर जो फैटी हो गया है, उस लीवर के फंक्शंस को भी ठीक करेगा, और लीवर का जो फैट जहाँ हो गया, डिपॉजिट हो गया है, वहां पर जाके काम करेगा और लीवर का फैट को खत्म करता है। इसके साथ साथ ग्रहणी, यानी कभी दस्त लग गए, कभी कब्ज हो गई, या कभी कभी पेट साफ ही होने में नहीं आता है, कभी बार बार हम दिन में कई बार पेट साफ करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पेट साफ नहीं होता है, तो इसमें नीम का बहुत ही अच्छा रोल है, और बहुत अच्छी तरीके से पेट की सारी बीमारियों को ठीक करता है। आंखों के रोगों में नीम का बहुत अच्छा काम है। आपको आंखों का कोई इंफेक्शन हो गया हो, आपकी बिनाई आईसाइट कमजोर हो गई हो, तो उसमें हम नीम का रस आंखों में डालते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी आईसाइट दोबारा से इम्प्रूव करना शुरू कर देती है। अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आंखें आ गई हैं, आंखें लाल हो रही हैं, तो उसमें भी ये इसका रस जो है बहुत अच्छा काम करता है, और 1 या 2 दिन के अंदर ही कंजक्टिवाइटिस को कंट्रोल करता है। खांसी हो, जुकाम हो, बलगम आ रहा हो, इसमें भी नीम का बहुत अच्छा रोल है, और हमारे फेफड़ों पर भी ये डायरेक्ट असर करता है। बुखार हो रहा हो, बुखार में चूंकि जब बात आती है इन्फेक्शंस की, तो नीम एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है। तो आजकल मलेरिया चल रहा है, डेंगू चल रहा है, उसमें भी अगर हम नीम का प्रयोग करेंगे तो बुखार भी हमारा ठीक हो जाएगा और इन्फेक्शन कंट्रोल होता चला जाएगा। स्किन के मामलों में जितना अच्छा रोल नीम का है, शायद ही कोई ऐसी मेडिसिन होगी जो नीम का मुकाबला कर सकती हो। फोड़े फुंसी हो गए हैं, मुहासे हो गए हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, और किसी तरह का कोई भी डर्मेटाइटिस है, किसी तरह का स्किन का कोई भी इन्फेक्शन है, अकेला नीम उस सारे इन्फेक्शंस को ठीक करने में सक्षम है। स्किन का तो ये पहरेदार है, तो जब भी स्किन की कोई प्रॉब्लम हो तो हम नीम का प्रयोग करें, चाहे वो नीम की गोली है, चाहे नीम का कैप्सूल है, चाहे वो नीम का रस है, चाहे वो नीम का तेल है, बहुत अच्छा काम करता है। और एंटी मॉस्क्विटो के तौर पे, चूंकि कुछ एंटी मॉस्क्विटो रिपेलेंट जो मार्केट में दवाएं मौजूद हैं, जो केमिकल हैं जिनमें, वो नुकसान भी कुछ करती हैं, और कुछ लोगों के लिए वो एलर्जी का काम भी करती हैं। तो अगर हम नीम का तेल मॉस्क्विटो रिपेलेंट के मशीन में यूज करें तो उससे हानि तो होगी नहीं, और जो मॉस्क्विटो रिपेलेंट का काम, मच्छर भगाने का जो काम करता है, वो नीम बखूबी करेगा ही करेगा।
इसके अलावा अगर बालों की समस्या है, बाल उड़ने शुरू हो गए हैं, उनको रोकता है, बालों को दोबारा हेयर फॉलिकल्स को रीजनरेट करता है, और आपके जो लोग ऐसे हैं जिनके बाल बहुत जल्दी उम्र में, कम उम्र में उड़ गए हैं, उसमें तो बहुत अच्छा काम करता ही करता है। इसके अलावा डायबिटीज के वो मामले जिनमें के किसी अंग को काटने की नौबत आ जाती है घाव बनने की वजह से, वो जो घाव ठीक नहीं होते हैं डायबिटीज के, डायबिटिक अल्सर, डायबिटिक फुट, आमतौर पे पैरों में घाव बन जाते हैं, और वहां पर चूंकि डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से पूरी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पूरा वहां पर प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है, तो पैरों को काटने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में हम वहां पर नीम का प्रयोग करते हैं, और अब देखते हैं कि डायबिटीज के रोगी को जो घाव इतने लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ठीक होते हैं। तो नीम सर्वसुलभ है, हमारे आसपास मौजूद है, और जब नीम की गोली हमारे पास मौजूद है, नीम का कैप्सूल मौजूद है, तो हमारे पास समय कम है तो भी कोई बात नहीं, हमने एक एक गोली खानी है, तो इन सारे की सारी बीमारियों में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और लेप्रोसी में भी नीम का अच्छा काम है, जो आमतौर पर लेप्रोसी की दवाएं काम नहीं कर पाती हैं, या लंबा ट्रीटमेंट जब चलता है लेप्रोसी का, तो उसके साथ में अगर हम नीम को ऐड कर लें तो लेप्रोसी भी काफी जल्दी और काफी सरलता से नियंत्रण में आ जाती है। और नीम अगर हमारे घर के आसपास है तो उससे जो हवा आती है वही हमारे लिए बहुत लाभदायक। नीम के पत्ते हम देखते आए हैं कि घर में जब हम गेहूं स्टोर करते थे तो उसमें नीम के पत्ते डाल देते थे, और नीम के पत्ते डालने के बाद गेहूं में घुन नहीं लगता था, यानी कोई भी कीड़ा नीम से दूर भागता है। आजकल तो हमें पता नहीं कि हम जो आटे की थैली मार्केट से लेकर आ रहे हैं वो गेहूं कब बना था, कब पिसा था, कब वो थैली में बंद हुआ था। लेकिन आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि कभी भी नई फसल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम उसी साल के गेहूं को प्रयोग करते हैं तो वो शरीर में कई तरह की बीमारी उत्पन्न कर सकता है। तो यही एक वो कॉन्सेप्ट था कि हम गेहूं को स्टोर करते थे, और गेहूं स्टोर करने पर पूरे साल चलता रहता था, तो जब फसल पुरानी हो जाती है उसके बाद वो कभी भी नुकसान नहीं करती है, जबकि नई फसल आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के मत के अनुसार नुकसान कर सकती है। तो ये जो आयुर्वेद के मतानुसार हम पालन करें, तो अगर हम स्टोर करने हैं हमने गेहूं पूरे साल के लिए, अब कुछ महीने में, तो नीम की पत्ती, और नहीं तो नीम का कैप्सूल हम खोल के उसमें डाल सकते हैं, नीम की गोलियां उसमें डाल सकते हैं, वो भी वही काम करेगा, और गेहूं में किसी तरह का घुन या और कोई कीड़ा नहीं लगता। और अब हम आते हैं नीम के बाद ब्राह्मी पर। ब्राह्मी भी त्रिदोषर है। मैंने बताया था कि कुछ ही दवाएं ऐसी होती हैं जो कि तीनों दोषों को एक साथ कंट्रोल कर सकती हैं। तो गिलोय का मैंने बताया कि वो त्रिदोषर है। उसके बाद ब्राह्मी भी त्रिदोषर है। ये वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। यानी अगर आपके शरीर में चाहे वात बढ़ा हुआ हो, चाहे पित्त बढ़ा है, चाहे कफ बढ़ा है, आप आंखें बंद करके गिलोय का प्रयोग करें या ब्राह्मी का प्रयोग करें, तो आपके तीनों के तीनों दोष जो हैं बैलेंस हो जाएंगे। और ब्राह्मी एक दवा के तौर पे तो काम करती है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा है।
इम्यूनोमोडुलेटर के तौर पे भी काम करती है। तो इसको मेधे बताया गया है। मेधे यानी जो मेधा, यानी जो ब्रेन के ऊपर काम करे। तो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, सबसे पहले तो उनकी बात करेंगे। चाहे वो आपकी याददाश्त कम हो गई है, चाहे आपको नींद आने की समस्या है, चाहे आपकी सीखने की क्षमता कम हो गई है, लर्निंग कैपेसिटी, चाहे आपकी कंसंट्रेशन गड़बड़ हो रही है, उन सब बीमारियों का एक ही दवा है, ब्राह्मी। यानी चाहे आपकी लर्निंग प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सबका जवाब ब्राह्मी है। जितने भी ब्रेन से रिलेटेड हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो ब्राह्मी का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। आजकल स्ट्रेस के केसेस बढ़ रहे हैं, एंजाइटी केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं, तो ये दिमाग को शांत करती है। दिमाग को शांत जब कर दिया तो उसके बाद आपको नींद भी आएगी, आपकी चिंता भी समाप्त हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपका तनाव भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी त्रिदोषर औषधि को हम क्यों ना पहले प्रेफरेंस के रूप में यूज करें। तो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का पेशेंट आता है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम जितनी भी है, उनमें ब्राह्मी ब्रह्म की तरह काम करती है। इसके अलावा शरीर के बाकी अंगों पर भी काम करते हैं। दीपक है ये, दीपक का काम करती है। यानी अगर आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपकी भूख कम हो गई है, तो आपकी भूख को बढ़ाएगी और आपके पाचन को बढ़ाएगी। ये कंठ है, यानी आपके गले पर भी बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोगों की आवाज में भारीपन आ जाता है, थ्रोट के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो थ्रोट के इन्फेक्शन में भी ब्राह्मी का बहुत अच्छा रोल है। और अगर आपकी आवाज फट गई है, तो ये इसके निरंतर प्रयोग से आपकी आवाज भी दोबारा से सुरीली बन जाएगी। आप प्रवाहिका है, ग्रहणी है, यानी वही जो पेट के रोग हैं, दस्त लग जाते हैं, आपको कब्ज हो जाती है, तो दिमाग के साथ साथ पेट को भी ग्रहणी कंट्रोल करती है और उन सारी बीमारियों पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा उन्माद है, अपस्मार है, अपतंत्र है, ये जो इस तरह के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, उन सब पे ब्राह्मी बहुत ही अच्छा काम करती है। और काश श्वास यानी खांसी जुकाम, यानी सीजन चला, अगर आपको कोई और भी तकलीफ है और आपने लिया और आपको खांसी जुकाम है, तो खांसी जुकाम तो आपका साथ में फ्री में ठीक हो जाएगा ब्राह्मी के प्रयोग से। ज्वर, इसमें बहुत सारे ज्वर नाशक गुण भी हैं ब्राह्मी में। और ज्वर में अगर हम ब्राह्मी का प्रयोग करें तो हम देखते हैं कि कितनी जल्दी हमारा बुखार ठीक होता है। मूत्रकृच, यानी अगर आपको यूटीआई की कोई प्रॉब्लम है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम है, आपको पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, या पेशाब खुल के नहीं आ पा रहा है, या पेशाब में जलन है, तो उसमें भी ब्राह्मी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा दुर्बलता, अगर आपको किसी भी तरह की कमजोरी है तो उसमें भी हम ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं। तो चाहे शारीरिक दुर्बलता है, चाहे मानसिक दुर्बलता है, दोनों में ही बहुत अच्छा काम करती है ब्राह्मी। हृदय रोग में भी बहुत अच्छा काम करती है ये। अगर आपका धड़कन इरेगुलर हो गई है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आजकल हम क्या देखते हैं, जितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के, कि उनमें 3/4 मामलों में जो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है वो फिजिकल कारण से नहीं होता है, वो साइकोलॉजिकल कारण से होता है। यानी पेशेंट की किडनी भी बिल्कुल ठीक है, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ नहीं है,
आमतौर पे दो कारण होते हैं कि या तो पेशेंट की किडनी के फंक्शन गड़बड़ हो रहे हो तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हमारा लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जब ब्लॉकेज होएगी तब हमारा बीपी बढ़ेगा। लेकिन हम ये देखते हैं आजकल लगभग 2/3 केसेस में कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक है, पेशेंट के किडनी फंक्शन ठीक है, तो फिर क्यों बढ़ा हुआ भाई? तो उसका जवाब है कि पेशेंट जो है वो मानसिक रूप से शांत नहीं है, उसका दिमाग शांत नहीं है, और दिमाग शांत होने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ऐसे साइकोसोमैटिक मामलों में, साइकोसोमैटिक में साइको यानी जो दिमाग से रिलेटेड, सोमैटिक जो बॉडी से रिलेटेड है, यानी जिसका ओरिजिन दिमाग में है लेकिन वो प्रकट शरीर में हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं और हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिलते हैं। वो जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, हाइपरटेंशन जो इतने साल से झेल रहा था, और बगैर किसी टेस्ट के अगर डॉक्टर ने उसकी दवाइयां शुरू कर दी है ब्लड प्रेशर घटाने की, तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी साथ में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये टेस्ट शुरू में ही करा लें और देखें कि पेशेंट को अगर प्रॉब्लम शरीर की ना होकर उसके मस्तिष्क में है, तो हम समझते हैं कि ना केवल हम बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे ब्लड प्रेशर केसेस को, हाइपरटेंशन के केसेस को, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक शांति भी अकेली ब्राह्मी से ठीक हो जाएगी। उसका मन शांत हो जाएगा, उसको आराम से नींद आएगी, जब नींद आएगी तो उसको चिंता खत्म हो जाएगी, जब चिंता खत्म हो जाएगी तो डिप्रेशन की तरफ भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले हमारा दिमाग शांत होता है, फिर हमें चिंता होती है, हमें डर लगता है, फिर हमें डिप्रेशन की तरफ हम जाने लगते हैं। तो ब्राह्मी जैसी जो चीज है अगर वो हमने दे दी तो इतने सारे जो मैंने बताए हैं कि एंटी इंफ्लामेटरी है, ये हृदय के लिए बहुत लाभदायक है, ये हमारे गले के लिए लाभदायक है, हमारे पेट के लिए, उसके साथ साथ ये हमारे दिमाग को भी शांत करेगी, और जो हमारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको बहुत जल्दी आराम दिलवाएगी उनमें। तो इस तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मी, बल्कि इसकी जो दवाई आती है ब्राह्मी हम चूर्ण के रूप में लेते हैं, गोली के रूप में लेते हैं, और ब्राह्मी रसायन के नाम से हमारे यहाँ मौजूद है आयुर्वेद में दवाइयां, और वो अगर हम प्रयोग करें तो शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों को बहुत जल्दी ठीक करती हैं। तो ब्राह्मी अगर टैबलेट हमारे पास मौजूद है तो हमें चूर्ण से एक अच्छी डोजेज फॉर्म मिल जाती है लेने के लिए, और हम उसको इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं भी। गोली या कैप्सूल की सबसे जो अच्छी बात है कि हम इजीली कहीं भी अपनी जेब में गोल डालें और जब हमारा समय आया दवा लें तो उस समय ले सकते हैं। तो ब्राह्मी की जो गोली है, कैप्सूल है, उसको अगर हम अपने बीमारियों में प्रयोग करेंगे तो कितनी जल्दी हमारे शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाएंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे, ये आपको मैंने बताया। और मैं समझता हूं कि ये जो 6 औषधियां आपको मैंने आयुर्वेद की बताई हैं, इन 6 औषधियों में पूरा आयुर्वेद समाया हुआ है। हमें कोई भी अगर बीमारी है, सिर्फ इन 6 औषधियों के प्रयोग से हम ठीक हो सकते हैं अधिकतर बीमारियों से। ये अपने आप में रामबाण है, अपने आप में संजीवनी बूटी की तरह 6 की 6 औषधियां, क्योंकि हर एक के गुण अपरंपार है, गुणों से भरपूर है सारी औषधियां, और शरीर के विभिन्न अंगों पर ये काम करती हैं। आमतौर पर और सिस्टम में ऐसी दवाइयां कम मिलती हैं आयुर्वेद के अलावा जो मल्टी फैसेट्स हों, जो मल्टी फंक्शन जिनके हों। तो ये आयुर्वेद की एक महिमा है कि एक एक दवाई बहुत सारे अंगों पर, बहुत सारे ऑर्गन्स पर, बहुत सारी बीमारियों पर काम करती है। इन दवाओं के इस वर्णन के साथ ही आयुर्वेद की महिमा को मैं पुनः नमस्कार करता हूं। आयुर्वेद को पुनः आप लोगों से
ये एक सजेशन दूंगा कि आयुर्वेद को अपनी फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बनाए, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ चॉइस बनाए जब भी आपको लगे कि दवा की आपको जरूरत है। वैसे तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, दवा की और डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन चूंकि हमारी जीवन शैली आजकल ऐसी हो गई है कि हम दवा की जरूरत भी पड़ती है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो जब भी आपको दवा की जरूरत पड़े, आप आयुर्वेद के बारे में सबसे पहले सोचें, आयुर्वेद की दवाओं के बारे में सबसे पहले सोचें, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक एक दवाई बहुत सारे ऑर्गन्स पे काम करती है, बहुत सारे रोगों पे काम करती है। इन शब्दों के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आप लोगों से दो बातें करने का, रूबरू होने का मौका मिला और आयुर्वेद के गुणों को आप तक इतने विशद रूप में पहुंचाने का मौका मिला। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जो ये 6 आयुर्वेदिक सीरीज है इनको सभी के सामने प्रेजेंट किया। क्या क्या फायदे हैं हमारे इन 6 जड़ी बूटियों के, सबके बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार ये जो हमारे 6 हर्ब्स हैं, गिलोई, अश्वगंधा, हमारा ब्राह्मी, हमारा त्रिफला, किस प्रकार आप लोगों की जीवनचर्या को अच्छे से चलाने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे को अपना बहुत ही कीमती समय देने के लिए। और कुछ 2-4, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय आपका और लेंगे। कुछ 2-4 लोगों के कुछ सवाल हैं जो मेरे पास रिसीव हुए हैं। अभी एक सवाल मेरे पास रिसीव हुआ है कि हम जो ये हर्ब्स हैं ये बच्चों को, कितने साल तक के बच्चों को हम दे सकते हैं और कौन कौन से हर्ब्स हैं जो हम बच्चों को प्रेफर कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए सर। देखिए बच्चों, एक बार सवाल दोबारा दोहराएं, आपका सवाल कुछ आवाज कट गई थी आपकी। है कि हाउ मच टू टेक एंड व्हेन टू टेक, which all herbs kids can easily take। बच्चे कैसे इजीली, कौन सा हमारे 6 हर्ब्स में से कौन सा बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि दवा तो दवाई है, तो दवा का प्रयोग हम तब तक ना करें जब तक हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता ना हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम दवा के तौर पे नहीं, बल्कि आयुर्वेद का उल्लेख रसायन के रूप में आया है। रसायन यानी एक टॉनिक के रूप में, और वो रसायन टॉनिक से कहीं बहुत अधिक गुणों वाला है। तो जैसे अश्वगंधा है, ये अपने आप में रसायन का काम करता है, ब्राह्मी है, ये रसायन का काम करता है। तो इनका प्रयोग हम बाल्यकाल से कर सकते हैं, खासकर जैसे बच्चों में जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, जिनमें हाइट की प्रॉब्लम आती है, पूरी हाइट नहीं निकाल पाते हैं, जो बच्चे इनकी हाइट प्रॉपरली नहीं निकल पाती है, जो छोटे कद के रह जाते हैं, तो हम जो एडोलसेंट हैं, एडोलसेंस की उम्र में अगर हम बच्चों को रसायन का प्रयोग कराएंगे, खासकर अश्वगंधा का, तो उनमें प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी। और प्रॉपर ग्रोथ के साथ साथ जो एक उनकी पूरी बॉडी का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो हाइट है, चाहे वो वेट है, एक प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए, जो स्टैंडर्डाइज जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से बच्चों के विकास में अश्वगंधा सहायक होगी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जवाब सेटिस्फैक्टरी लगा होगा और आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि अश्वगंधा आप अपने बच्चों को दे सकते हैं उनकी बेटर ग्रोथ के लिए। और एक और सवाल है हमारा, कैन दिस 6 herbs बी यूज्ड बाय द हेल्दी पर्सन विद नो डिजीज और एंड डिसऑर्डर एज द प्रिवेंटिव थेरेपी टू अवॉइड फ्यूचर पॉसिबल डिजीज और डिसऑर्डर। देखिए आयुर्वेद क्या कहता है कि आयुर्वेद का उद्देश्य है, शास्त्रों में बताया गया है, आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं। पहला, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, और दूसरा, रोगी के रोग का निवारण करना। यानी जब रोगी बन जाए तभी हमने आयुर्वेद को नहीं याद करना है। हम जितने हेल्दी है, हम अपने उस हेल्थ को मेंटेन करना है, उसको बनाए रखना है। तो हेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाए रखना भी आयुर्वेद के मूलभूत उद्देश्यों में से है। 2 जो मेन उद्देश्य बताए उसमें से एक ही है। तो जो हमारे ऐसे हर्ब्स हैं, जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं
जो कि हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क के लिए लाभकारी हैं, उनको अगर हम एज ए टॉनिक के रूप में लेंगे तो कहीं भी कोई उस पर दिक्कत नहीं है और किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। जैसे हम मान लिया खजूर की बात करें, खजूर एक बहुत अच्छा टॉनिक माना जाता है, और खासकर ये सर्दी शुरू हो गई है, कई महीने सर्दी चलेगी, खासकर बच्चों में ठंड लगती है, जुकाम हो जाता है, बुखार और निमोनिया तक बन जाता है। तो अगर हम शुरू से ही जैसे सीजन से हुआ बच्चों को अगर हम खजूर दूध में उबाल के देना शुरू कर देंगे तो बच्चों की इम्यूनिटी बने रहेगी, उनको बीमारी होगी ही नहीं। इसी तरह किशमिश है, रेजिन्स, वो हेमोग्लोबिन के लेवल को एकदम बढ़ाता है, बहुत अच्छा है हेमोग्लोबिन के लिए। अगर रूटीन में हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए या और कामों के लिए भी, और भी बहुत जैसे काम करते हैं, जैसे पेट को साफ रखती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, अगर हम रूटीन में बच्चों को या बड़ों को या बुजुर्गों को किशमिश रोज भी देते रहे तो वो एक टॉनिक का काम करेगी, एक रसायन का काम करेगी, वो ले सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये दोनों सवाल के जवाब मिले होंगे। हम एक लास्ट सवाल लेंगे, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने हैंड रेज किया है। काइंडली अनम्यूट हिज माइक, यादा मलेश। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर आज का आपका इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा था, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मेरे एक पर्सनल क्वेश्चन है सर। मेरा वाइफ को है ना, हमेशा उनको नींद का प्रॉब्लम होता है सर। वो 4 बजे उसको सोता है, तो कितना भी सोने के लिए कोशिश करेगा कभी उसको नींद नहीं आता है। 4 बजे नहीं तो 5 बजे उसको नींद आता है। और उसको बीपी भी है, थायराइड भी है, और उनको बैक पेन है सर। तो बहुत साल से थोड़ा सपोर्ट और इसके लिए थोड़ा सजेशन देगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा आपकी वाइफ का पेट साफ रहे, क्योंकि जितनी बीमारियां शुरू होती है वो पेट से शुरू होती हैं। बहुत सीधी सी बात है। वो साफ है सर, वो साफ है सर। हाँ, पेट साफ है सर, पेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ओके। तो जो नींद ना आना है, और आपने बताया दूसरा बीपी भी है, थायराइड भी है सर उनको। हाँ, बीपी भी, थायराइड भी, और बैक पेन भी है सर। ठीक है। तो उसके लिए अश्वगंधा और ब्राह्मी, ये एक एक गोली सुबह शाम उनको दीजिएगा। तो जब अश्वगंधा और ब्राह्मी देंगे, उनका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा, उनको नींद भी आने लगेगी, और जब नींद आने लगेगी तो उनका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा अपने आप, और बाकी चीज अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। क्योंकि जब हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो थायराइड भी हमारा घटिया बढ़ सकता है। इसी तरह और भी हमारे जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, बॉडी में जो सिक्रीशन होता है, वो गड़बड़ा जाते हैं। तो सबसे पहले पेट साफ हो, उसके बाद हमारा दिमाग शांत हो। तो ब्राह्मी और अश्वगंधा से आपके दोनों काम हो जाएंगे। और जो पेन की जहां तक बात है, तो पेन किलर के तौर पे भी इनमें से ही आपका काम हो जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा कोई पेन किलर देने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी अगर उनको पेन ज्यादा तो योगराज गुगुल जैसी कोई चीज आप साथ में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 2 ही दवाई देंगे उनको, तो इनसे ही हम समझते हैं उनकी दोनों तीनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और हरित की हर्ड जो है वो काफी अच्छा काम करती है थायराइड पे। तो चूंकि त्रिफला की जो एक गोली है, वो भी आपको उनको रोज रात को एक, बल्कि दोनों टाइम उनको देना। तो तीनों गोली आप एक एक करके दो उनको, एक त्रिफला की गोली, एक ब्राह्मी की गोली, और एक अश्वगंधा की गोली। तो इन तीनों से उनकी तीनों चारों समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जो यादा मलेश जी थे, इनके सवाल का जवाब दिया। अब मैं आप सभी लोगों का इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर आर.पी. प्राशर जी, जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती समय हमें दिया, और आप सभी लोगों के सवालों के जवाब दिए, अपने सभी लोगों के समस्याओं का निवारण किया। और थैंक यू सो मच डॉक्टर। और हम कोशिश करेंगे आगे और सीरीज में आपको बुलाने की, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के और सवालों के जवाब देने की। थैंक यू सो मच।